हेलो गाइस, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट ये टॉपिक हमारे कोई भी जनरल लोग भी इसे देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दैट इज़ अबाउट इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ओके, वैक्सीनेशन टर्म को आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा सर्च आउट किया जा रहा है। वैक्सीन्स, व्हाट आर वैक्सीन्स, वैक्सीन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सब कुछ लोगों के लिए बहुत मतलब नोइंग थिंग हो गया है ये चीज़, जिसके बारे में हर कोई जानकारी लेना चाहता है। ओके, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक इसी बेसिस पर है कि हर लोगों को बेनिफिट मिल सके, हर कोई को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि वैक्सीनेशन होता क्या है और इम्यूनाइजेशन होता क्या है। ओके, कई लोग इम्यूनाइजेशन को वैक्सीनेशन के साथ ऐड अप कर देते हैं कि एक ही चीज़ दोनों है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम लोग बिगर सेंस में देखें तो ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। ओके, और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, आप लोग का नॉलेज और ज़्यादा बेहतर होने वाला है। जितना आप लोग जानते हैं उतना तो काफ़ी है, बट मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को और भी अच्छे से क्लियर नॉलेज हो जाएगा। ओके, तो मेरे ऑल 9 के स्टूडेंट्स स्पेशली एंड 12 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए कि मैं इसमें क्या क्या आप लोग को बता रही हूँ इंपॉर्टेंट थिंग्स। 9 के स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर है दैट इज़ हेल्थ चैप्टर बोल करके उनके टॉपिक आता है। एक CBSE सिलेबस हो या बिहार बोर्ड सिलेबस हो या एनी अदर सिलेबस हो, सबके लिए हेल्थ बोल के एक चैप्टर उनके टॉपिक में है, दैट इज़ हाउ डू वी फॉल इल। और इसके अलावा क्लास 12 में भी हम लोगों के एक चैप्टर है हेल्थ को लेकर के, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, तो इन दोनों ही टॉपिक्स में आप लोगों को वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इन सब के बारे में डिस्कशन दिया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी कई सारे बनते हैं। ओके, तो मेरे जनरल जो भी देख रहे हैं, जनरल पब्लिक एंड ऑल्सो मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये मेरा प्यारा सा वीडियो बहुत ही मतलब हेल्पफुल फॉर योर नॉलेज। ओके, तो क्या है टॉपिक हमारा? सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन को समझेंगे और उसके भी पहले हम लोग समझेंगे एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एक तरह से वो इम्यूनिटी होता है जो कि हमारे बॉडी में धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करती है। ओके, वो इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करेगी, लेकिन कब? जब हम लोग किसी पैथोजन से लड़ने की क्षमता दिखाएंगे। ओके, हमारा इम्यूनिटी पावर अगर अच्छा होगा तो वो एक्टिव इन नेचर होगा। ओके, एक्टिव इन नेचर होगा और जनरली हम लोग इसे कहते हैं कि ये स्लो होता है। कैसा प्रोसेस होता है? इसके लिए मैं कुछ हेड्स लिख रही हूँ, आप लोग समझिएगा। ये होता है स्लो प्रोसेस। ओके, सबसे पहली बात कि एक्टिव इम्यूनिटी हमारे बॉडी में जो होती है वो स्लो प्रोसेस होती है। ओके, और साथ ही साथ हम लोग क्या जानेंगे कि ये इम्यूनिटी कब बनना स्टार्ट होती है। ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में बनना स्टार्ट होती है जब कोई एंटीजन हम पर हमला करेगा तब। ओके, जब कोई एंटीजन हम पर हमला करेगा तो हमारे बॉडी में यानी कि द होस्ट बॉडी हैज़ टू रिलीज सम एंटीबॉडीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर बॉडीज। ओके, तो क्या होता है कि हम लोग जो भी इंसान हो, चाहे जो भी एनिमल्स हो, कुछ भी हो, वो अपने बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। कब? जब एंटीजन उसे ट्रिगर करता है। ओके, जब एंटीजन उसे ट्रिगर करता है कि मैं आ रहा हूँ बीमारी फैलाने के लिए, तब उस होस्ट का बॉडी अपने बॉडी में नए नए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगता है उससे लड़ने के लिए। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी in which any antigen, okay, in which any antigen triggers the immune system of the host organism to produce sufficient antibody. Okay, sufficient antibody. Okay, तो ये तो था एक डेफिनेशन जो कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए बताए हैं। स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस वन इज
समझने के लिए, जैसा कि मैंने बता दिया, थॉरोली तो मैंने बता ही दिया था, मैंने लिख के भी बता दिया कि एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जिसमें होता क्या है कि जब कोई पैथोजन हम पर अटैक करता है तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने को तैयार हो जाता है। ओके, कोई बीमारी हमारे अंदर आई तो उस बीमारी के लड़ने के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो गई। जैसा कि आपको मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया था, आप लोग अगर मेरे पुराने वीडियोस को रिकॉल कीजिएगा, मेरे हेल्थ एंड डिजीज़ से रिलेटेड टॉपिक को देखिएगा तो आपको याद आएगा कि मैंने क्या बताया था। जैसे कि कोरोना बीमारी को लेकर के क्या कहा गया था कि अगर कोरोना बीमारी किसी को अटैक करती है तो उसके अंदर धीरे धीरे करके उसके एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज़ जो बनना स्टार्ट हुए, अगर वो एक्टिव है तभी तो एंटीबॉडी बनेगा ना। अगर एक्टिव नहीं है इम्यूनिटी उसका तो नहीं बनेगा उसका एंटीबॉडी, और नहीं बनेगा और लास्टली वो क्या जाएगा, वेंटिलेटर पर जाएगा, वो डेड कर जाएगा इंसान। ऐसा हो रहा था। ओके, जब हमारा फर्स्ट लहर क्या बोलते हैं उसको, वो आया था फर्स्ट सीजन ऑफ कोरोना, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग डेड हो रहे थे। ओके, सेकेंड लहर में थोड़ा कम हुआ और अब थर्ड लहर भी सुन रही हूँ कि आने वाला है। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए, हर लोग इसके बारे में जानकार रहिए। एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर बनते हैं जब हम पर कोई पैथोजन इफेक्ट करता है, जब कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हम पर इफेक्ट करेगा तो हमारा ये जो इम्यूनिटी पावर है वो ट्रिगर हो जाएगा और एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये होता है एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम लोग अगर बोलें कि एक्टिव इम्यूनिटी में एग्जांपल तो मैंने जैसा आपको बता ही दिया, समझा ही दिया एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, कि हमारे अंदर एंटीबॉडी बन रहा है। ओके, हमारे अंदर एंटीबॉडी बन रहा है, और वो भी कैसा एंटीबॉडी बन रहा है? होस्ट प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी बन रहा है। कैसा बन रहा है? होस्ट प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी बन रहा है। ओके, हमारे अंदर नया नया एंटीबॉडी बन रहा है और उसे हम लोग क्या कहेंगे? होस्ट प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी। ओके, होस्ट प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि हम लोग एंटीबॉडी डाल रहे हैं अपने अंदर, ऐसा तो नहीं है ना, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? होस्ट प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी बन रहा है। ओके, तो ये जो टर्म है ये रिलेटेड टू एक्टिव इम्यूनिटी है, और दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट? वैक्सीनेशन। ओके, वैक्सीनेशन को भी हम लोग डिटेल करेंगे। पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल कर लें कि ये क्या है। ये एक तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं, एग्जाम्पल इज वैक्सीनेशन। ओके, तो वैक्सीनेशन टर्म को तो हम लोग अभी डिफाइन करने ही वाले हैं कि क्या होता है। वैक्सीनेशन में होता क्या है ना कि हमारे अंदर कुछ पैथोजन को डाला जाता है जिसके कारण हम लोग धीरे 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 उसके लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आई बात समझ में? वैक्सीनेशन आपको पता होनी चाहिए बात कि वैक्सीन हम लोग कब लेते हैं? बीमारी आने से पहले हम लोग लेते हैं वैक्सीन। याद है मेरा पुराना लेक्चर आपको समझ में आ ही गया होगा कि वैक्सीन हम लोग कब लेते हैं? जब हम लोग बीमार नहीं हैं तब हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं ना। कोरोना का वैक्सीन हम लोग बीमार नहीं है तभी तो ले रहे हैं ना। अगर हम लोग बीमार रहेंगे, याद आप लोग को समझना है इस बात को कि आप लोग जब वैक्सीन लेने जा रहे हैं तब आपका कोरोना जाँच हो रहा है। ओके, जब आपको कोरोना रहेगा तो आपको हरगिज़ वो डॉक्टर कोरोना का वैक्सीन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप बीमार हैं। आपको कोरोना का वैक्सीन अभी लगेगा तो अभी नुकसान हो सकता है आपके बॉडी को। ओके, तो जब आप बीमार नहीं हैं तभी आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। ओके, तो वैक्सीनेशन को भी हम लोग डिटेल करेंगे। अभी फिलहाल एग्जाम्पल, तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो एक्टिव इम्यूनिटी के को ट्रिगर करने के लिए हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं। ओके, वैक्सीनेशन जैसे ही हमने किया हमारा एक्टिव इम्यूनिटी काम करना स्टार्ट कर देगा, हमारे अंदर एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और यही हम लोग जब पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये टर्म क्या है इसे भी समझिए। पैसिव इम्यूनिटी उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, एक्टिव का जस्ट ऑपोजिट होगा पैसिव। पैसिव इम्यूनिटी अगर एक्टिव स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे हो रहा है, तो पैसिव इम्यूनिटी फास्ट प्रोसेस है। कैसा है? फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस। ओके, फास्ट प्रोसेस। नेक्स्टली जब हम लोग और बातें करें, और भी बातें आप लोग समझिए कि जैसा कि मैंने एक्टिव में बताया, जब एंटीजन आया तब आपने एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट किया, उसे किल करने के लिए, उसे कमज़ोर करने के लिए, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, हमने एंटीबॉडी बनाया। किसने बनाया? होस्ट ने बनाया, हमने बनाया। ओके, लेकिन पैसिव में क्या होता है
डायरेक्ट मतलब डाला जाता है एंटीबॉडी ही बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो एंटीबॉडी बनता है वो होता है नॉट होस्ट प्रिपेयर्ड, दैट इज एंटीजन प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी होता है, ओके। एंटीजन प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी यहाँ पे होता है, नॉट द होस्ट प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी होता है। तो एक्सटर्नली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाते हैं, ओके। क्या किया जाता है, एक्सटर्नली एंटीबॉडीज prepared, okay, and then these antibodies are क्या कह सकते हैं, introduced in the body, okay, then introduced in the body, okay। तो जब ऐसा काम किया गया तो ये तो फास्ट होना ही होना है, क्योंकि अभी उसको तो ज़रूरत ही नहीं है उस बॉडी को इम्यूनिटी बनाने की, ओके, उससे तो ज़रूरत ही नहीं है एंटीबॉडी बनाने की, उसे तो डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल गया। आई बात समझ में, हम लोग बीमार पड़े, हमें डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल गया और हम लोग तुरंत ठीक हो गए, तुरंत रिकवर हो गए, ओके, तुरंत रिकवर हो गए। यानी कि क्या हमें एक्टिव इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ी, क्या हमें एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी, हमें एंटीबॉडी डायरेक्टली मिल गया, बाहर से मिल गया हमें एंटीबॉडी, ओके। तो जब ऐसा होता है कि डायरेक्टली एंटीबॉडी आपके बॉडी में डाला जा रहा है, तब आपका बॉडी बहुत फास्ट गति से रिकवर होगा, ओके, फास्ट गति से आपका इम्यूनिटी पावर रिकवर होगा और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ओके। तो जब ऐसा होता है तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये एक्टिवली तो हुआ नहीं, इसमें तो कोई एक्टिविटी हमारी बॉडी ने नहीं किया, हमारा बॉडी तो डायरेक्टली ले करके सही हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी, ओके, पैसिव इम्यूनिटी। और इसमें एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में आया वो कहाँ से आया, ना हमारे बॉडी ने नहीं बनाया, हमें एक्सटर्नली दिया गया, ओके। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स, इसके 4 एग्जांपल्स है, आपको लर्न करना है इन टर्म्स को, ओके। सुनिए क्या है एग्जांपल्स। आप लोगों ने कभी सुना है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबी, आपने सुना है कभी मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबी? क्यों? क्योंकि मदर्स मिल्क हैज़ एन एंटीबॉडी दैट इज IgA, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम्स और फॉर ऑल अदर एग्जाम्स, ओके। हमेशा हम लोग जानते हैं कि मदर्स मिल्क, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, कोलोस्ट्रम नाम से जाना जाता है, ओके। इसके एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल्स, ओके, 4 एग्जाम्पल्स है, चारों को आप लोगों को लर्न करना है और आई थिंक कि मैं जिस तरह समझा रही हूँ आपको लर्न हो जाना चाहिए। मेरे जनरल देखने वाले व्यूअर्स भी ध्यान से सुनिए और जो पढ़ाई के लिए बेसिस पर देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मदर्स मिल्क, जिसको हम लोग कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं। मदर्स मिल्क क्यों ये इम्पॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए क्यों मदर्स मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि उसमें कोलोस्ट्रम मौजूद होता है, कोलोस्ट्रम, ओके। कोलोस्ट्रम एक ऐसा मतलब एक तरह से एक ऐसा थिंग है जिसमें एक एंटीबॉडी मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड IgA एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी, ओके। IgA एंटीबॉडी होता है जो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, ओके। उससे ये डायरेक्ट एंटीबॉडी उसको मिल रहा है ना, बच्चे को अपना एंटीबॉडी बनाना तो नहीं पड़ रहा है, बेबी को डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल रहा है फ्रॉम हिज और हर मदर उसको डायरेक्ट एंटीबॉडी दे रही है, तो वो बेबी तो बचेगा ही ना, उसको क्या दिक्कत होगी, उसकी कोई किसी भी इम्यूनिटी पावर की उसे ज़रूरत नहीं है बचाव के लिए अपने। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा अगर मदर्स मिल्क पिएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहेगा आगे चल के, ओके। और यही मदर्स मिल्क नहीं मिलता है बच्चे को तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा, आगे चल के उसे बहुत सी बीमारियाँ होने का संभावना रहता है, ओके। और दूसरी बात, एक और टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज नंबर टू इज जब बेबी मदर्स वोम्ब में रहता है, ओके, जब वो फीटस स्टेज में रहता है तब उसे थ्रू प्लेसेंटा IgG नाम का एंटीबॉडी मिलता है, ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो प्लेसेंटा इन क्या कह सकते हैं, फॉर फीटस क्या रहता है, बाय प्लेसेंटा कौन सा एंटीबॉडी मिलता है फेटस को, दैट इज IgG एंटीबॉडी, IgG
जी एंटीबॉडी। ओके, तो जब IgG एंटीबॉडी फीटल स्टेज में भी उसे मिल रहा है एक्सटर्नली अपने मदर से, तो वो उस स्टेज में भी एकदम एक्टिव रहेगा, इम्यूनिटी पावर उसका उस स्टेज में भी एक्टिव रहेगा। उस बच्चे को तो अपना इम्यूनिटी पावर बिगर करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो फीटल स्टेज में भी मदर के एंटीबॉडी से काम चला रहा है, IgG उसे मिल रही है। और साथ ही साथ जब वो निकल जाएगा मदर के वॉम्ब से, जब वो जन्म ले लेगा, तब वो अगर मदर्स मिल्क पिएगा तो उसे IgA एंटीबॉडी मिलेगा, जिससे कि वो पूरी तरह से तंदुरुस्त रहेगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा बच्चा। ओके, तो ये सब कैसा एंटीबॉडी उसे मिल रहा है, कैसा, क्या ये उसे एक्टिवली बनाना पड़ेगा बॉडी में? नहीं, उसे एक्सटर्नली मिल रहा है, अपनी मदर के थ्रू मिल रहा है उसे। ओके, तो ये कौन सा इम्यूनिटी हुआ? ये हुआ पैसिव इम्यूनिटी। ओके, और साथ ही साथ हम लोग 2 और एग्जांपल्स इसका लर्न करते हैं। दैट इज, अगर आपको सांप ने काटा, ठीक है, अगर किसी को सांप ने काटा, तो सांप के काटने पर क्या उसे वैक्सीन हम लोग लगाने जाएंगे? उस इंसान को हम लोग वैक्सीन लगाने जाएंगे? नहीं, उसे हम लोगों को चाहिए कि बहुत एक्टिव उसका असर हो, मतलब कि कुछ भी ऐसा दे जिससे कि तुरंत के तुरंत उसे असर करे, ना कि स्लो असर करे। स्लोली अगर हम लोग असर करने के चक्कर में रहेंगे तब तो वो मर ही जाएगा इंसान। ओके, तो तब उस केस में क्या होता है? द थर्ड वन एग्जाम्पल इज एंटी वेनोम सिरप। ओके, एंटी वेनोम सिरप उसे दिया जाता है फॉर स्नेक बाइट। तो एंटी वेनोम सिरप में क्या है? देयर इज ऑल्सो एन एंटीबॉडी फॉर दैट स्नेक बाइट। ओके, जो स्नेक बाइट हुआ उसे, जिस स्नेक ने काटा, जिसके कारण कोई तो पैथोजन उसके बॉडी में गया, उस पैथोजन से लड़ने के लिए इसमें कोई एंटीबॉडी है जो कि डायरेक्टली उस इंसान को पिलाया जाएगा, द एंटी वेनोम सिरप, जिससे कि स्नेक बाइट का असर खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द फोर्थ वन एग्जांपल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट इज एंटी टिटेनस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पैसिव एंटी टिटेनस सिरप। ओके, इसे भी आर्टिफिशियली बनाया जाता है। दैट इज एंटी वेनम सिरप को भी ये तो नेचुरली बना, क्या था ये पहले बताइए? मदर्स मिल्क एंड दैट आर नेचुरली मेड। ओके, क्योंकि मदर के थ्रू बन रहा है, नेचुरली मेड है। और ये जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, बाहर बनाया जाता है। ओके, एंटी वेनम सिरप एंड ऑल्सो द एंटी टिटेनस सिरप। ओके, एंटी टिटेनस सिरप इज ऑल्सो हैव द एंटीबॉडी फॉर टिटेनस। ओके, टिटेनस का जो भी बैक्टीरिया उसे असर करेगा उस इंसान को, किसी भी इंसान को, तो वो तुरंत के तुरंत रिकवर हो जाएगा। क्या वो तुरंत वैक्सीन लेने जाएगा? अगर टिटेनस हो गया किसी को, टिटेनस के कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम उसके बॉडी में हो गया किसी इंसान के बॉडी में, तो क्या वो वैक्सीन लेने जाएगा? नहीं। क्या वो दवा खाने जाएगा? नहीं। उसे क्या करना पड़ेगा? उसे एंटी टिटेनस सिरप लेना पड़ेगा, जिससे कि वो क्विक रिलीफ पा सके। ओके, उसका क्विक रिलीफ के लिए एंटी टिटेनस सिरप की ज़रूरत होगी उसे। ओके, जो कि आर्टिफिशियली बनते हैं। तो ये दोनों टर्म्स जो है ये है आर्टिफिशियल। ओके, और ये दोनों टर्म्स जो है ये है नेचुरल। अब आते हैं एक और चीज़ पर जो कि आज के डेट में जनरल है। आज के डेट में मैं नहीं कहूँगी, हमारे जो अभी पुराना समय गया था, सेकेंड लहर ऑफ कोरोना, उस समय प्लाज्मा थेरेपी एक चल रहा था टॉपिक, प्लाज्मा थेरेपी भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, प्लाज्मा थेरेपी हैज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल, एक तरह से हम लोग क्या कहेंगे, बाहरी एंटीबॉडी। प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है? देखिए, एक इंसान जो रिकवर कर गया है कोरोना से, उसका प्लाज्मा लेकर दूसरे इंसान को डाला जाएगा प्लाज्मा। ओके, तो जब दूसरा बीमार इंसान को प्लाज्मा दिया जाएगा तो क्या होगा? वो प्लाज्मा तो एंटीबॉडी से फुलफिल है। अब वो एंटीबॉडी जब डाला गया किसी होस्ट के बॉडी में जो कि बीमारी से ग्रसित है, तो सीधी सी बात, उसे बनी बनाई एंटीबॉडी मिली या उसके बॉडी में बनाना पड़ेगा एंटीबॉडी? उसे बनी बनाई एंटीबॉडी मिली। ओके, तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी हो रहा था, ये भी एक तरह का
पैसिव इम्यूनिटी था, बट इसके कुछ एलर्जीज इसके होने लगे जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा। ओके, क्योंकि एक इंसान का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दूसरे इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर के बराबर थोड़े ही है। इसका प्लाज्मा इसको अगर दिया जाए तो मे बी द चांसेस ऑफ सेवरल एलर्जीज, ओके, कई एलर्जीज होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए प्लाज्मा थेरेपी को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया गया। ओके, बट है, इसे भी हम लोग एग्जाम्पल में डाल सकते हैं प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में भी क्या हो सकता है, मेड एंटीबॉडी, क्या कह सकते हैं, मेड एंटीबॉडी गिवन टू द होस्ट। ओके, बट इट हैज सम एलर्जीज। ओके, तो इसमें कुछ एलर्जीज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसे बंद किया गया, या कई जगहों पर इसका प्रैक्टिस हो भी रहा होगा। आई डोंट नो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं ये कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। ओके, ठीक है, तो ये सब टर्म्स आपको एकदम क्लियर समझ में आ गए होंगे कि क्या है पैसिव इम्यूनिटी एंड क्या है एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं द वैक्सीन्स। ओके, वैक्सीनेशन एक तरह से। तो आई थिंक कि इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा। आप लोगों को जितने डाउट्स रहते हैं बीमारियों को लेकर के, कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, आप लोगों को हर तरह के डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे और हर तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्लियर हो रहा होगा। ओके, फॉर नीट एग्जाम्स के लिए भी या फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी। ओके, देखिए, तो इम्यूनाइजेशन तो खैर मैंने वैक्सीनेशन एक जगह पे मैंने आपको बता ही दिया कि अगर एक्टिव इम्यूनिटी काम कर रहा है बॉडी में तो हम लोग कहेंगे कि वो वैक्सीनेशन के थ्रू काम किया। और इम्यूनाइजेशन क्या कहा जाता है कि इम्यूनाइजेशन इज द फास्ट प्रोसेस। ओके, फास्ट प्रोसेस होता है और उसमें वही बात है, हमारी पैसिव इम्यूनिटी काम करती है। ओके, इम्यूनाइजेशन। तो जब हम लोग इन दोनों टर्म्स को भी समझेंगे तो ये दोनों टर्म्स उसी हिसाब से हैं जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के तहत हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन पढ़ेंगे। ओके, तो वैक्सीनेशन होता क्या है, वैक्सीनेशन में एक्चुअली में क्या है, आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट एक्टिव इम्यूनिटी का लगा सकते हैं। ओके, वैक्सीनेशन में वही बात है कि हम लोग किसी पैथोजेन को बॉडी में डालते हैं टू इंट्रोड्यूस टू मेड द ये एंटीबॉडीज। ओके, जब हम लोग पैथोजेन को बॉडी में डालेंगे तो उस पैथोजेन से ट्रिगर होकर के हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इंट्रोड्यूस पैथोजेंस। ओके, सबसे पहली बात इसमें क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस पैथोजेन। ओके, दूसरी बात हम लोग लिखेंगे ये स्लो प्रोसेस है जैसा कि एक्टिव इम्यूनिटी में मैंने बताया था। ओके, तीसरी बात हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें इसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी कह सकते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कह सकते हैं। ओके, अब वैक्सीनेशन के तहत हम लोग वैक्सीनेशन के बारे में क्या जानेंगे, वैक्सीन। सबसे पहले हम लोग वैक्सीन समझेंगे। ओके, और वैक्सीनेशन के बाद होता क्या है ये तो आपको एकदम इजीली समझ में आ गया क्योंकि मैंने एक्टिव इम्यूनिटी आपको डिटेल बता दिया है। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा बॉडी मतलब होस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाता है, तो वैक्सीनेशन में भी वही काम होता है, होस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाता है। ओके, वैक्सीनेशन के कुछ ही सेवरल एग्जांपल्स आप लोग जानते होंगे जो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक को दिया जाता है वैक्सीनेशन, और आज के डेट में तो ये कॉमन टर्म है जो कि शायद 2 साल पहले लोगों को नहीं पता होगा, कॉमनली लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, बट आज के डेट में कॉमनली लोग इसे जानते हैं कि व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। ओके, आज के डेट में सब जान रहे हैं कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैक्सीन्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, वैक्सीन्स अगर हम लोग बोलें कि अकॉर्डिंग टू मेकिंग प्रोसेस जैसे वो बनता है उस हिसाब से वैक्सीन्स 3 तरह के होते हैं। ओके, वैक्सीन्स 3 तरह के होते हैं, दैट इज नंबर 1 हम लोग कहेंगे फर्स्ट जेनरेशन वैक्सीन। ओके, दूसरा हम लोग कहेंगे सेकेंड जेनरेशन वैक्सीन, एंड थर्ड हम लोग कहेंगे दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वैक्सीन। ओके,
रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वैक्सीन। ओके, इन तीनों को हम लोग खाली सिंपली समझेंगे कि क्या होता है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो होता है वो फर्स्टली मेड वैक्सीन हुआ, समझिए कि फर्स्ट जनरेशन का वैक्सीन हुआ और ये दो तरह से बनाया जाता है। ओके, जो भी पैथोजन है जो कि बीमारी फैलाता है, ओके, पैथोजन को या तो मार कर बनाया जाता है या तो उसको कमज़ोर करके बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें टॉपिक्स क्या करेंगे। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन को हम लोग 2 कॉलम्स बनाएंगे। ओके, 2 कॉलम्स, इसमें होता क्या है, एक कि बाय किल्ड पैथोजन। ओके, बाय किल्ड पैथोजन, पैथोजन को मार कर जब वैक्सीन बना तो उसे हम लोग बोलेंगे ये दैट इज बाय किल्ड पैथोजन वैक्सीन। ओके, और दूसरा जो हम लोग करेंगे इसको हम लोग कहेंगे इनएक्टिवेटेड। ओके, इनएक्टिवेटेड करके पैथोजन को तब उसका हम लोग वैक्सीन बनाते हैं। दूसरा हम लोग करेंगे क्या कि वीकेंड पैथोजन। ओके, वीकेंड पैथोजन, पैथोजन को वीक बना करके, कमज़ोर बना करके तब उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। आई बात समझ में। इस केस में क्या किया गया, पैथोजन को मार के बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया, और इस केस में क्या किया गया, पैथोजन को कमज़ोर बना के बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है। दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या एग्जाम्पल्स है ये देख लीजिए। व्हेन डेड ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर वैक्सीन, यहाँ पे हम लोग कुछ डिटेल्स भी लिख सकते हैं। ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, किल्ड पैथोजन, यानी कि व्हेन डेड ऑर्गेनिज्म इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। और यहाँ पे क्या कहेंगे, व्हेन वीक ऑर्गेनिज्म इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। ओके, यहाँ वीक ऑर्गेनिज्म को बॉडी में डाला गया, यहाँ डेड ऑर्गेनिज्म को बॉडी में डाला गया। अब देखिए, डेड ऑर्गेनिज्म को जो डाला गया इसका एग्जाम्पल है दैट इज साल्क वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन। एग्जाम्पल है साल्क वैक्सीन, ओके, फॉर पोलियो। दूसरा है कोलेरा, टाइफॉइड, ETC। ओके, ये कुछ वैक्सीन है जो कि लगाई जाती है, बच्चों में भी बड़ों में भी लगाई जाती है वैक्सीन। आप लोग जानते हैं कि छोटा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसको तुरंत टीकाकरण स्टार्ट हो जाता है। वैक्सीनेशन एक तरह से क्या है, टीकाकरण। क्या है, टीकाकरण। तो सबसे पहला जो वैक्सीन लगता है वो होता है BCG। आप लोग जानते हैं BCG का वैक्सीन लगता है जो कि TB के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बच्चे में बनाता है। ओके, तो हुआ क्या, जब उसे BCG का वैक्सीन लग गया, यानी कि वो धीरे धीरे करके उसके पूरे होल लाइफ उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बना रहा है। आई बात समझ में। स्लोली, दिस इज स्लो प्रोसेस, वैक्सीनेशन इज स्लो प्रोसेस। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी बनाना। आई बात समझ में। तो एंटीबॉडीज बन रहा है और स्लो प्रोसेस है, तो धीरे धीरे करके बनता रहता है। बच्चों को लगभग 5 साल के एज तक कंटिन्यू वैक्सीन्स लगते हैं, तुरंत जन्म लेने के बाद, फिर 1.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, 4.5 महीने पे, 9 महीने पे, इस तरह से कई वैक्सीन्स उसे लगते हैं बच्चों को। ओके, तो वो कई वैक्सीन्स क्या क्या होते हैं वो तो मैं आपको पूरा चार्ट नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन बस आप लोग समझ जाइए। वीकेंड पैथोजन क्या है, वीकेंड पैथोजन जो कमज़ोर करके डाला गया है। ओके, इसका भी एक एग्जाम्पल है दैट इज पोलियो वैक्सीन। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, सेबिन वैक्सीन एंड BCG वैक्सीन। ये क्या है, सेबिन वैक्सीन, जो कि ये भी पोलियो के लिए यूज होता है। ओके, सेबिन वैक्सीन, और एक है BCG वैक्सीन। ओके, ये है कमजोर करके दिया गया बच्चों को। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, जो कि क्या है कि ये एक तरह से एक पार्ट ऑफ वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ पार्ट में करके, ये है कि टोटल खुराक दे दिया गया। ठीक है, लेकिन दिस इज सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ये थोड़े थोड़े पार्ट्स में दिए जाते हैं बच्चों को। ओके, इसको क्या कहते हैं, सब यूनिट्स वैक्सीन, सब यूनिट्स वैक्सीन। ओके, सब यूनिट्स वैक्सीन। इसमें कौन से आते हैं, दैट इज आप लोगों को पता होगा कि टिटेनस का वैक्सीन बच्चों को 5 साल की उम्र में भी लगता है, 10 साल की उम्र में भी लगता है। इस तरह से कुछ खुराक में दिया जाता है, टिटेनस एंड डिप्थेरिया। तो ये वैक्सीन इसमें आते हैं, टिटेनस एंड डिप्थेरिया।
ओके, ये दो वैक्सीन है जो कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में आते हैं। और थर्डली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वैक्सीन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि वो वैक्सीन जिसमें कि रिकॉम्बिनेशन किया जा रहा है। आई बात समझ में? रिकॉम्बिनेशन जैसे कि मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, पैथोजन को लिया, उसको मॉडिफाइड किया, तब उसको बॉडी में डाला, और ये डायरेक्ट डाला जा रहा है। समझ में आया? ये डायरेक्ट डाला जा रहा है और यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो वैक्सीन है इसके क्वेश्चंस कई बार अराइज होते हैं, इसके वैक्सीन का नाम जरूर लिखिएगा। हेपेटाइटिस बी, इसी में हमारा आता है दैट इज हर्पीज वैक्सीन। ओके, हर्पीज जो कि जेनाइटल बीमारी होती है, हर्पीज। और द थर्ड वन इज कोरोना। क्या कोरोना? डायरेक्ट कोरोना का वैक्सीन लग रहा है? कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी है, क्या वो डायरेक्टली लग रहा है हमें? नहीं, उसे रिकॉम्बिनेंट किया जा रहा है, आरडीटी टेक्नोलॉजी से उसे बनाया जा रहा है। ओके, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से उसे मॉडिफाइड करके तब हमारे अंदर डाला जा रहा है, और उसमें काफ़ी प्रोसेस चल रहा है। ओके, अभी भी चल रहा है प्रोसेस इसको लेकर के, ओमिक्रॉन को लेकर के भी अभी कई सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है द इम्यूनाइजेशन, द लास्ट वन टॉपिक ऑफ द लेक्चर इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन क्या है? अगर मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन दोनों अलग टर्म्स हैं। ओके, लेकिन बच्चों को लगता है कि दोनों सेम टर्म्स हैं। वैक्सीनेशन क्या था कि उसमें आपके बॉडी को एंटीबॉडी बनाना पड़ा। इम्यूनाइजेशन में ऐसा नहीं है, आपको एंटीबॉडी बनाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली एंटीबॉडी ले लीजिए, यानी कि पैसिव इम्यूनिटी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फास्ट प्रोसेस, ये हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। ओके, यानी कि हमारा इम्यूनाइजेशन ट्रिगर हो चुका है, इम्यूनाइजेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, एक तरह से इम्यूनिटी पावर की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली मिल जा रहा है एंटीबॉडी, बनाया एंटीबॉडी हमें मिल रहा है। ओके, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इम्यूनाइजेशन, जो कि फास्ट होता है प्रोसेस, पैसिव इम्यूनिटी इसे हम लोग कह सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या जानते हैं इम्यूनाइजेशन में, कि शॉर्ट ड्यूरेशन बट फास्ट रिस्पॉन्स देता है। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन बट फास्ट रिस्पॉन्स, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? रेडीमेड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी। और द लास्ट वन टॉपिक कि शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है बट फास्ट रिस्पॉन्स देता है। ओके, क्योंकि रेडीमेड आया ना, एंटीबॉडी रेडीमेड आया, यही सारा टर्म्स जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है इम्यूनाइजेशन का टर्म, दैट इज IgA जो कि कोलोस्ट्रम को पीने से मतलब बच्चों में आता है, IgG जो कि प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों को मिलता है, छोटे फीटस को मिलता है, देन एंटी वेनोम सिरप एंड एंटी टिटेनस सिरप, एंड ऑल्सो वी हैव टू यूज द प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, ये पांचों टर्म्स हमारे किस में आएंगे? इम्यूनाइजेशन में आएंगे, क्योंकि इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी हमारे बॉडी में आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ, इनफ हुआ। ओके, आप लोगों को अगर समझ में आया हो, अगर पसंद आ रहा हो, अगर बेनिफिट्स मिल रहे हो, तो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।